इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब सारा देश एक दूसरे से लड़ाई कर रहा था। दरअसल किसी खास रीजन की वजह से सारे देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध जारी कर दिया था और अब चारों तरफ एकदम से तबाही का माहौल शुरू हो जाता है। अब हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जा रहा था जहाँ पर सारी चीजें नॉर्मल हुआ करती थी। यहाँ पर हम थॉमस नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसे कि एक केस मिला था जिसके अंदर एक ड्राइवर को बुरी तरीके से मार दिया गया है। उस जगह पे जाकर जब थॉमस देखता है तो उसके गले पे 3 निशान मौजूद थे। लेकिन चौंका देने वाली बात ये थी कि इस ड्राइवर की जिस तरीके से मौत हुई है उसी तरीके से कुछ और भी केस देखने मिले थे जिनके गले पर 3 अजीब तरीके के निशान हैं और वो लोग भी इसी तरीके से मरे थे। थॉमस तो अब अपने साथी को लेकर एक डॉक्टर के पास चला गया था जो इन सारी चीजों को इंस्पेक्शन करके बताता है कि इन सभी की मौत सेम तरीके से हुई है, लेकिन इन सारी चीजों में कौन सा औजार यूज किया गया है ये बता पाना मुश्किल है। अब थॉमस और उसके फ्रेंड को खबर मिली थी कि पास ही वाले क्लब में एक लड़की के ऊपर भी इसी तरीके का हमला हुआ था, लेकिन अभी भी वो जिंदा है। इसीलिए थॉमस अब उस लड़की से पूछताछ करने के लिए क्लब के अंदर चला गया था। वहाँ पर पहले से कुछ पुलिस ऑफिसर्स मौजूद होते हैं जो इन सारी चीजों की देखरेख कर रहे थे। थॉमस जब उस लेडी से पूछता है तब वो बता रही थी कि मेरे ऊपर ब्लू कलर का एक ड्रेस पहने हुए लड़की ने हमला किया था जिसके हाथ पर खून लगा होता है और उसने ही मेरे गले पर कुछ लगाया था। लेकिन अब अगले ही मोमेंट में वो लेडी एकदम से बेहोश हो जाती है और वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। 3 निशान थे जैसे कि बाकी पेशेंट्स के ऊपर होते हैं। इसीलिए थॉमस और उसकी पूरी टीम उन लेडीज को पकड़ने लगे थे जो ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रही होती हैं। हालांकि इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उन्हें कुछ फायदा नहीं होता, इसीलिए थॉमस अपने साथी के साथ वहां से जाने लगता है। तभी उसे हुडी पहने हुए एक लड़की दिखाई दी जिसके हाथ में लिटरली खून लगा हुआ था। वो लेडी तो थॉमस और उसके साथी को देखकर तुरंत ही वहां से भागने लगी। थॉमस और उसका फ्रेंड भी लगातार उसका पीछा करते ही जाता है। अब वो तीनों भागते भागते एक मेट्रो स्टेशन के पास आ चुके थे। वो कातिल लेडी पिलर के पीछे छुप जाती है। थॉमस का दोस्त उसे पकड़ने के लिए अपनी पिस्तौल लेकर आगे बढ़ ही रहा था, तभी अचानक वो लेडी जिसका नाम राया होता है उसने थॉमस के फ्रेंड पर हमला कर दिया था। वो तो उसका एक पैर ही तोड़ देती है, लेकिन सही समय पर वहाँ थॉमस आ गया था और अब वो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। राया थॉमस से बिना डरते हुए ये कह रही थी कि आज तुम्हारे वाइफ को एक बहुत ही प्यारी बेटी होगी और फिर उसके बाद मैं उसे जान से मार दूंगी। राया थॉमस से जरा भी नहीं डर रही थी और अब राया थॉमस को चकमा देकर उसे काफी ज्यादा मारती है और हथकड़ी से उसके ही हाथ फंसा देती है। अब राया वहाँ से जाने लगी तभी थॉमस के हाथ में वो डिवाइस आ गया था जिसकी मदद से राया लोगों के गले में छेद कर रही थी। थॉमस उस डिवाइस की मदद से राया के पैर में हमला कर देता है जिससे कि राया का बैलेंस बिगड़ा और वो डायरेक्टली ट्रैक पर जाकर गिर जाती है। वहाँ ट्रेन आने की वजह से राया अब अपना दम तोड़ देती है। थॉमस को लग रहा था कि राया को खत्म करके उसने ये केस को सॉल्व कर दिया है। अब अपने दोस्त के साथ जैसे ही थॉमस बाहर आया तभी उसे खबर मिलती है कि उसकी वाइफ अभी हॉस्पिटल में है। थॉमस भागा भागा हॉस्पिटल में चला गया जहाँ पर उसे खुशखबरी मिलती है कि उसकी वाइफ को एक बहुत ही प्यारी बेटी हुई थी। थॉमस एक समय पर सोच रहा था कि आखिरकार राया को इन सारी चीजों के बारे में पहले कैसे पता चला, क्योंकि उसने तो पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी वाइफ को बेटी होगी। लेकिन थॉमस इन सारी चीजों को एक इत्तेफाक समझकर भूल जाता है। लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर्स थॉमस के पास आकर बताते हैं कि ऑपरेशन के दौरान तुम्हारी वाइफ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और इसीलिए बच्चे को बचाने के चक्कर में तुम्हारी वाइफ मारी गई। थॉमस ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा टूट चुका था। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा होता कि अब वो आगे की जिंदगी कैसे काटेगा। लेकिन थॉमस को तो ये बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा होता क्योंकि राया ने तो ये सारी चीजें पहले ही मेट्रो स्टेशन में उससे कही थी। थॉमस के दिमाग में तो यही चलते रहता है कि राया को आखिर ये सारी चीजें कैसे पता चली। धीरे धीरे समय बीतता गया और थॉमस की बेटी अब काफी बड़ी हो जाती है। वो पूरे 9 साल की हो चुकी थी और आज उसका जन्मदिन भी होता है। आज ही के दिन थॉमस की वाइफ की डेथ भी हुई थी, इसीलिए थॉमस अपनी बेटी को लेकर कब्रिस्तान में आ जाता है अपनी वाइफ की ग्रेव के ऊपर फूल रखने के लिए। लेकिन वहाँ पर तो पहले से ही कुछ फूल रखे गए थे। थॉमस को लगने लगा कि शायद से उसका भाई और या तो उसके फ्रेंड्स ने ये किया होगा, लेकिन उन्हें कॉल करने पर पता चलता है कि वो तो वहाँ पर गए ही नहीं थे। फिर आखिरकार उन फूलों को ग्रेव के ऊपर रखा किसने ये थॉमस को समझ में ही नहीं आता। अब अचानक थॉमस को उसके डिपार्टमेंट से एक कॉल आता है जो बता रहे थे कि सेम उसी तरीके से मर्डर्स होना स्टार्ट हो चुके हैं जो कुछ साल पहले हुआ कर रहे थे। थॉमस तुरंत ही अपने डिपार्टमेंट पे पहुंचता है और उसे एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जहां पर सेम ब्लू कलर का हुडी पहने हुए एक लड़की जा रही थी। ये सेम टू सेम राया जैसी दिख रही होती है। लेकिन थॉमस को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार राया तो 9 साल पहले मर चुकी थी, आखिरकार वो वापस कैसे आ गई।
मे बी ये उसके ग्रुप की कोई और लड़की होगी। जो भी मर्डर अब हो रहे थे उन सभी के गले पर वही 3 निशान होते हैं जैसा कि 9 साल पहले हुआ था। थॉमस ने तो अपना डाउट क्लियर करने के लिए राया का सारे फाइल्स को चेक करने लगा, जिसमें कि उसे एक चाबी मिलती है। ये चाबी को उसने अपने डिपार्टमेंट में चेकिंग करने के लिए दे दिया। कुछ टाइम बाद ये पता चलता है कि ये चाबी तो एक जहाज की है जो 1 साल पहले ही बनाया गया था, पर आखिरकार ये चाबी राया के पास 9 साल पहले कैसे मौजूद थी। इन सारी बातों में ही थॉमस का दिमाग एकदम से चकराने लगा था। अब यहाँ थॉमस से मिलने के लिए एक वैज्ञानिक आता है जो बता रहा था कि मुझे एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट पता चल गया है। उसके हिसाब से टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है। जब भी चंद्र ग्रहण लगता था तो 10 साल में एक बार एक ऐसा रास्ता खुलता है जिससे कि हम टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा सकते हैं। और उस वैज्ञानिक ने तो एक ऐसी मशीन भी बना ली थी जो टाइम ट्रेवल करवा सकती है। बट थॉमस और उसके साथी को इस वैज्ञानिक की बातें एकदम बेतुकी लगती हैं, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। अब थॉमस अपने साथी के साथ उस हवाई अड्डे पर पहुंच जाता है जहां पर उस चाबी की प्लेन रखी गई थी। लेकिन वहां जाने पर थॉमस को राया मिल जाती है जिसने कि उसके ऊपर गन पॉइंट कर दिया था। थॉमस इस बात को देखकर चौंक जाता है कि आखिरकार 9 साल पहले तो राया मर चुकी थी, आखिरकार वो वापस कैसे जिंदा हो गई। और इतने समय में तो उसकी एज भी बिल्कुल बड़ी नहीं होती है। कुछ ही देर के अंदर अंदर वहां थॉमस का एक साथी आ चुका था जिसे कि राया ने गोली मारकर जान से मार दिया। इसीलिए अब राया थॉमस को प्लेन के अंदर बिठाकर वहां से उड़ने लगी थी। राया थॉमस से कहती है कि मैं रियलिटी में टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आई हूँ, जिससे कि मैं कुछ इंसिडेंट चेंज कर सकूं और उस हिसाब से मेरा फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा, और ये मैं सिर्फ इंसानियत के भले के लिए कर रही हूँ। थॉमस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था, इसीलिए अब राया ने उसे नीचे ढकेल दिया जो डायरेक्टली पानी में जाकर गिरता है। थॉमस को एटलीस्ट रियलाइज हो जाता है कि जो बातें उस वैज्ञानिक ने कही थी वही सेम राया भी दोहराती है, यानी कि वैज्ञानिक की बातें सही थी। अगले दिन बाकी पुलिस फोर्स जब इन्वेस्टिगेशन करती है तब उन्हें वो प्लेन डिस्ट्रॉय हुआ मिला था, लेकिन राया कहीं न कहीं गायब हो चुकी थी। थॉमस तो अपने सीनियर साथियों को राया और उस वैज्ञानिक के टाइम ट्रेवल करने का कॉन्सेप्ट समझाता है, लेकिन उसके बातों पर भी अब कोई विश्वास नहीं कर रहा था। इसी तरीके से अब और 9 साल बीत जाते हैं। थॉमस की भी एज काफी बढ़ चुकी थी। थॉमस ने तो अब पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी और अब वो यही बारे में सोचता रहता था कि टाइम ट्रेवल कैसे किया जाए। वो चंद्र ग्रहण का लगातार इंतजार करने लगा जिससे कि एटलीस्ट टाइम ट्रेवल एक बार वो करके देख ले। थॉमस अब उस लास्ट विक्टिम के बारे में पता करने लगा था जिसे कि राया ने आखिर में मारा होता है। वो एक राइटर था, इसीलिए अब उसकी वाइफ से जाकर थॉमस कुछ पूछताछ करता है। राइटर की वाइफ ने बताया कि मेरे हस्बैंड एक ग्रुप चलाते थे। उस ग्रुप के बारे में जानने पर थॉमस को ये पता चलता है कि ये तो वही सारे लोग हैं जिन्हें कि राया ने एक एक करके मारा है, और उनमें से एक ग्रुप की मेंबर अभी भी जिंदा थी। इसीलिए अब थॉमस डायरेक्टली उस ग्रुप के मेंबर के पास चला जाता है, बट शायद अब काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि वो मेंबर भी अब मरी पड़ी मिली थी। थॉमस ने बाहर की तरफ देखा कि राया ब्लू कलर का शर्ट पहनकर भाग रही है, इसीलिए अब वो डायरेक्टली उसके पीछे भागते हुए उसके हाथ पर एक बुलेट चला देता है। लेकिन फिर भी राया बाइक की मदद से एक नदी के किनारे आ चुकी थी। थॉमस भी उसका लगातार पीछा करता है जो कि एक गुफा के अंदर जाती हुई दिखाई देती है। अंदर जाने पर थॉमस को पता चला कि ये तो एक टाइम मशीन है जिसके अंदर राया बैठकर थोड़ी ही देर में डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि आज चंद्रमा की रात थी और आज ही के दिन वो टाइम मशीन काम करेगी, जिससे कि राया अपने नॉर्मल टाइम में चली जाती है। सारे पुलिस ऑफिसर्स अब वहां पहुंच गए थे जो थॉमस को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब यहाँ फिर से 9 साल बीत जाते हैं और थॉमस काफी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसे अभी भी अपने सवालों का जवाब चाहिए होता है, इसीलिए वो उसी गुफा के सामने बैठकर इंतजार कर रहा था जिससे कि 9 साल बीत जाए और एक बार फिर राया टेलीपोर्ट होकर वहां पर आ जाए। थॉमस की बेटी तो अब काफी बड़ी हो चुकी थी जो शादी करके कहीं दूसरी जगह बिजी हो जाती है, लेकिन थॉमस ने डिसीजन ले लिया था कि वो अपने सवालों का जवाब पता करके रहेगा। आज का दिन चंद्र ग्रहण था, यानी कि राया टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर जरूर आएगी। होता भी कुछ ऐसा ही है। राया टाइम मशीन को लेकर उस जगह पर आ गई थी जो टनल से जैसे ही बाहर निकली, थॉमस उसके ऊपर गन पॉइंट करके पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तब जाकर राया ने बताया कि मैं आपकी परपोती हूँ, मुझे आप ही ने गाइड किया था टाइम ट्रेवल करके सारी चीजें बदलने के लिए, क्योंकि 2030 में हमारी पूरी दुनिया एकदम से तबाह होने वाली है। और इसका मेन रीजन था वो राइटर जिसकी बुक से सभी लोग विरोध करने लगे एक दूसरे का। इसीलिए मैं इस टाइम मशीन की मदद से पास्ट में आती हूँ हर 9 साल में और उन्हीं लोगों को मारती हूँ जिन लोगों की वजह से फ्यूचर में जाकर जंग होगी। ये सारी चीजें करने पर शायद हमारा फ्यूचर बदल जाए। हालांकि थॉमस को अब सब कुछ पता चल गया होता है, लेकिन उसे पता था कि जब राया पहली बार उससे मिली थी तब ट्रेन के नीचे दबकर उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए थॉमस राया
से कहने लगा कि जब तुम मुझसे पहली बार पास्ट में मिलोगी तब तुम मुझसे दूर चली जाना, क्योंकि उस समय तुम धक्का लगने की वजह से ट्रेन के नीचे आकर मारी जाओगी। लेकिन राया कहती है कि मैं इस तरीके से अपना पास्ट चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि हर 9 साल में चंद्र ग्रहण के दौरान मैं एक ही बार टाइम ट्रेवल कर सकती हूँ। अगर मैं पास्ट में मर चुकी हूँ तो एक समय बाद मेरा अंत हो ही जाएगा, उसे मैं पूरी तरीके से कभी बदल ही नहीं सकती। और ये अनसुलझी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर